द टोटल प्रेशर exerted by gaseous mixture is equal to the sum of partial pressures of individual gases, provided the gases present in the mixture must be non-reacting gases. ठीक है, वो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पी टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। और उसके बाद हमने उसका एक चीज़ अलग आपको और बता दिया था। ठीक है, एक्वस टेंशन वाला, जब कलेक्ट करते हैं तो पहले टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन को माइनस करेंगे, तब हमको मिलेगा ड्राई गैस का प्रेशर। सो चिल्ड्रन, another law is there that we are going to study. Okay, my voice is not clear, is it? सर इट्स Nishant is saying क्लियर। that my voice is सर clear. आवाज कम आ रही है सर। अच्छा, कम स्लो आ रही आ है, रही अब है। आएगी बेटा। स्लो आ रही है, अभी तो ठीक यस आ रही सर। है कि अब नहीं आ रही है? अब तेज आ रही है? हाँ सर, आप पास में लेके बोल रहे हो तब तेज आ रही है, वरना नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, अब आएगी, तेज आएगी, डोंट वरी, मैं उसको पकड़ के रखूंगा, ठीक है, छोड़ूंगा नहीं। ऑल राइट, सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर लॉ विच इज नॉट इन योर सिलेबस। पहले ये कोर्सेस में होता था, अभी भी बुक्स में है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस में नहीं है। कौन सा? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ लेंगे, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज मेंट बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस? क्या होता है डिफ्यूजन बच्चों? किसी को आता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन? पढ़ा है ना 9th-10th में? सर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसफर। अच्छा, movement of particles from a region of higher concentrated solution to a region of lower concentration is known as diffusion. ठीक है, then movement of solvent molecules from a region of high concentration of solvent, that is low concentration of solution, to a region of low concentration of solvent, that is region of high concentration of solution, through a semi-permeable membrane is known as osmosis. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन। ओके, सो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? क्लास 9th में मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी lit an incense stick and keep it at the corner of a room, then slowly and gradually the fragrance of incense stick spreads throughout the room. ठीक है, why? Because the particles of fragrance, they move from one corner of the room and they occupy the whole volume available in the room. Children, similarly, gases also diffuse. And diffusion can be defined as the process of intermixing of gases irrespective of density relationship without the effect of any external agency. So you may write down the definition of diffusion. Write down, diffusion is defined as the process of intermixing of gases. The process of intermixing of gases. The process of intermixing of gases irrespective of density relationships, मतलब डेंसिटी ज़्यादा है कि कम है उससे फर्क नहीं पड़ता, irrespective of density relationships and without the effect of any external agency. And without the effect of any external agency. ठीक है, अब एक एग्जांपल से आप समझिए, इफ आई टेक अ गैस जार। ठीक है, हमने क्या ले लिया बच्चों? एक गैस जार ले लिया, ये ग्लास का बना हुआ एक जार होता है, और यहाँ पे क्या रख लिया? एक प्लेट रख दिया, और उसके ऊपर एक गैस जार को इन्वर्ट करके रख दिया है, उल्टा करके रख दिया है। ठीक है, और पहले गैस जार में ये प्लेट रखने से पहले या लिड रखने से पहले हमने क्या किया? इसमें NO2 गैस भर दी थी। कौन सी गैस? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये किसकी होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बच्चों? कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज द कलर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस?
बोलो, एनीवन? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया था लैब में, कि जब PbNO3 होल ट्वाइस को हम हीट करते हैं क्या बनता है? PbO प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस. What was the color of this NO2 gas? येलोइश ब्राउन। Yellowish brown, or you can say brown. Very good. So this is brown color gas और yellowish brown gas. और ऊपर वाले में क्या है, मान लीजिए हमने भर दिया ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस O2 गैस, ठीक. व्हाट इज कलर ऑफ ऑक्सीजन? कलरलेस. एंड देन इतना सेटअप करने के बाद हमने क्या किया, इस जो लिड है इस लिड को हमने खींच लिया बाहर. जब आप लिड को खींच लोगे तो क्या होगा कि एक गैस जार के ऊपर दूसरा गैस जार इस तरीके से रहेगा, एंड द ब्राउन कलर्ड NO2 गैस slowly and gradually fills in both the jars. As a result, the color becomes light brown in both the jars. It means the particles of NO2 gas and oxygen gas are intermixed. They occupy the interparticle spaces of each other. As a result, the color de-intensify. From dark brown, it becomes light brown, and both types of particles are uniformly mixed in both the jars. So this is due to process of diffusion. ठीक है. So diffusion simply means intermixing of gaseous particles irrespective of their density and irrespective of the effect of any external agency. Understood? Is it clear now? What is diffusion? Yes, bolo. यस सर। Yes, sir. Yes, Okay. sir. So good. Next we are going to, अच्छा, what is the cause of diffusion? बता सकते हो, कुछ दिमाग लगा सकते हो आप कि डिफ्यूजन क्यों होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से. सो गैसेस में डिफ्यूजन क्यों होता है बच्चों? बिकॉज गैसियस पार्टिकल्स आर कैपेबल ऑफ मूविंग फ्रीली एंड रैंडमली. आपने गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि पार्टिकल्स ऑफ गैसेस कैन मूव फ्रीली एंड रैंडमली, देयरफॉर दे ऑक्यूपाई होल अवेलेबल स्पेस. ठीक है. दूसरा रीजन क्या है कि गैसेस हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस और voids. The particles of different gases occupy the interparticle spaces of each other, facilitating the process of diffusion. All right. So here is a law known as Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion. ठीक है. According to this law, लिख लीजिए, according to this law, under similar conditions of temperature and pressure, the rates of diffusion of gases are inversely proportional to the square roots of their densities. The rates of diffusion of gases are inversely proportional to the square roots of their densities. ठीक है. Now if R1, एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, under similar conditions of temperature and pressure, the rates of diffusion of gases are inversely proportional to the square roots of their densities. Inversely proportional to square roots of their densities. If R1 and R2 are the rates of diffusion of two gases,
two gases having densities d1 and d2 respectively, then क्या हो जाएगा? R1 is inversely proportional to square root of density. Similarly, R2 is inversely proportional to square root of its density d2. Or we can write R1 upon R2 equals square root d2 upon d1. ठीक है बच्चों? The rate of diffusion is inversely proportional to square root of density, that is R1 upon R2 is equal to square root d2 upon d1 at constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure. Now, in first chapter, we had studied the relationship between density of gas and its molecular mass or molar mass. Do anyone remember what is the relationship between the density of gas and its molecular mass? तो सर ट्वाइस होती है। ट्वाइस होती है। ठीक है, गुड। ठीक है, सो मोलिकुलर मास और मोलर मास ऑफ वेपर्स और एनी गैसेस इज ट्वाइस इट्स डेंसिटी। ठीक है, सिंस मोलर मास ऑफ गैस इक्वल्स 2 into its vapor density or simply density. So we can write the above equation as R1 upon R2 equals square root 2d2 upon 2d1. ठीक है, और 2d2 is also known as M2, molar mass of second gas, and this will be M1. ठीक है, so हम जानते हैं जैसे वहां पे स्क्वायर रूट d2 अपॉन d1 था, दोनों साइड ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब दोनों ऊपर नीचे दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, इट मींस इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। सो द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट द रेशियो इक्वल टू स्क्वायर रूट m2 अपॉन m1। अच्छा, इसके हिसाब से हम क्या डेफिनेशन बता सकते हैं? Thus, Graham's law can also be stated as. Thus, Graham's law सर ये can आपने सबसे also ऊपर be क्या लिखा है? stated मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 into 2 into vapor density. मतलब वेपर मतलब क्या? गैस। ठीक है, 2 into vapor density, और यू कैन राइट सिंपली डेंसिटी, 2 into डेंसिटी। मोहित, ठीक है? यस सर। ओके, अच्छा, आप इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से हम ग्राहम्स लॉ को कैसे स्टेट कर सकते हैं? अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिकुलर मासेस। डेंसिटी की जगह पे सिर्फ क्या कर देंगे? मॉलिकुलर मासेस या मोलर मासेस। राइट डाउन। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, the rate of diffusion of gases are inversely proportional to the square roots of their molar masses. ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर और ये आप फिर से बोलो बेटा, आपकी आवाज कट रही है। वो प्रपोज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बाद एक बार फिर से रिपीट कर देना। Inversely proportional to square roots of their molar masses. Inversely proportional to square roots of their molar masses. ठीक है धनंजय? ओके सर। ऑल राइट। अच्छा, आपको डिफ्यूजन पता है? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन मीन्स
वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, अच्छा रेट ऑफ डिफ्यूजन, नॉट डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। अरे आज तो मार्कर भी लगता है, बोल गया, दूसरा लाना पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन, अपॉन टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन। ठीक है, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। Therefore, rate of diffusion is inversely proportional to time taken. ठीक है, it means R1 upon R2 equals T2 upon T1। होगा कि नहीं होगा? इनवर्स रिलेशन है, इसलिए T2 ऊपर हो जाएगा, T1 नीचे आ जाएगा। सो R1 upon R2 equals T2 upon T1। अच्छा, T2 upon T1 इक्वल्स कितना होगा बच्चों? T2 अपॉन T1 इक्वल्स R1 अपॉन R2 की वैल्यू पुट कर दो, इसका मतलब स्क्वायर रूट D2 अपॉन D1, ठीक, इक्वल्स स्क्वायर रूट M2 अपॉन M1। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो हम टाइम के साथ भी मॉलिक्यूलर मास को और डेंसिटी को रिलेट कर सकते हैं। ठीक, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। सो अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन एक गैस का R1 है, दूसरे गैस का R2 है, R1 को T1 टाइम लगता है डिफ्यूज होने के लिए सेम वॉल्यूम को, R2 के सेम वॉल्यूम को डिफ्यूज, जो सेकंड गैस है उसको सेम वॉल्यूम को डिफ्यूज होने में T2 टाइम लगता है। देन इट बिकम्स R1 अपॉन R2 इक्वल्स T2 अपॉन T1। सो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 इक्वल्स स्क्वायर रूट D2 अपॉन D1 विच इज इक्वल टू M2 upon M1. This is what we know, what we call as Graham's law of diffusion. इतना सही है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये जो रिलेशनशिप है बच्चों, ये आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको करा दिया ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, दो इट इज नॉट इन योर CBSE करिकुलम। ऑल राइट, सो ये समझ में आ गया ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यस सर। All right. So next studying kinetic molecular theory of gases. Kinetic molecular theory of gases. इसके postulates है, ये postulates को मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ, पॉइंट वाइज आप इनको लिख लीजिए। पहले हेडिंग लिख लीजिए आप, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, सो राइट डाउन postulates. फर्स्ट postulate लिखिए, every gas consists of large number of, every gas consists of large number of very small identical particles, very small identical particles called molecules. ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, every gas consists of large number of very small identical particles called molecules. Here molecules also include atoms of monoatomic gases. ठीक है, यहाँ पे molecules में monoatomic gases के atoms भी included होंगे। Then second postulate, volume occupied by the gas, volume occupied by the gas molecules is negligible as compared to total volume of the gas.
the volume occupied by gaseous molecules is negligible as compared to total volume of the gas. इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो भी गैस आप लेंगे उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा और उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सभी मॉलिक्यूल्स के इंडिविजुअल वॉल्यूम्स को सम करने के बाद जो वॉल्यूम आएगा वो क्या कहलाएगा? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स. और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस. एम्प्टी स्पेसेस बहुत होते हैं गैसेस में. उन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है जबकि उनके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होगा? बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा. ठीक है. सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. दैट इज व्हाई अ गैस कैन बी इजिली कंप्रेस्ड. That is why a gas can be easily compressed. Okay. Next, molecules in a gas are in constant state of motion. Molecules in a gas are in a constant state of motion and also collide with one another. And also collide with one another. As a result, the molecules undergo change in their path. As a result, the molecules undergo change in their path and follow zigzag path. जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो वो आपस में कंटिन्यूअसली टकराते हैं, कोलिजन होता है. इस कोलिजन की वजह से वो अपने पाथ से भटक जाते हैं, उनका रास्ता चेंज हो जाता है एंड दे फॉलो zigzag irregular random path. Okay, understood this point? The next postulate, the collision of gas molecules with one another. The collision of gas molecules with one another and also with the walls of the container are perfectly elastic in nature. Are perfectly elastic in nature. अच्छा, इलास्टिक इन नेचर इसका मतलब क्या है? द कॉलिजन्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक इन नेचर. इसका क्या मतलब है बच्चों? आपने फिजिक्स में पढ़ा कि नहीं पढ़ा इसको अभी? नो सर, नहीं पढ़ा. नहीं पढ़ा. सो collisions of gaseous molecules are perfectly elastic in nature. This means that when molecules collide, there is no overall change in energy of molecules. There is no any loss of energy, loss of kinetic energy of molecules. ठीक है. कॉलिजन का, गैसेस मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन का इलास्टिक होने का मतलब क्या है कि द मॉलिक्यूल्स डू नॉट लूज देयर एनर्जी. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपनी एनर्जी लूज नहीं करते. ठीक है. अब देखिए कैसे नहीं करते एनर्जी लूज. भाई टकराएंगे, कोई चीज के बीच में कॉलिजन होगा तो एक की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और दूसरे की एनर्जी बढ़ जाएगी. सो जैसे मान लीजिए हमने ये कंटेनर ले लिया, ठीक है, और इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज गैसियस मॉलिक्यूल्स कोलाइड कंटिन्यूअसली. एक यहाँ से स्पीड से गया और इससे टक्कर मार दिया. जब इससे टक्कर मारेगा तो क्या होगा? जिसको टकराया ये वाले की स्पीड बढ़ जाएगी और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक, जो इसकी स्पीड कम हो गई, जब इसकी स्पीड कम हो तो दूसरा आके इसको टक्कर मारेगा, फिर इसकी स्पीड का बढ़ जाएगी, दूसरे की कम हो जाएगी. जिसकी कम हो गई उसको तीसरा मॉलिक्यूल आके टक्कर मारेगा, फिर से बढ़ जाएगी.
जिसकी कम उसको चौथा मॉलिक्यूल आके टक्कर मारेगा। सो कंटिन्यूअस कॉलिजन होता है। इसकी वजह से क्या होगा कि वन मॉलिक्यूल लूजेस काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर मॉलिक्यूल गेन काइनेटिक एनर्जी। Immediately, very soon, what happens? Another molecule comes and collide with it, which increases the energy of that molecule which has already lost their kinetic energy. So overall, as a whole, the kinetic energy of gaseous molecules is retained. It is not lost. This is the meaning of the verb phrase that the collision of gaseous molecules is elastic in nature with respect to each other, and also with respect to the collision with the walls of the container. Next, अगला लिखिए, molecules in a gas do not interact with one another. Molecules in a gas do not interact with one another. Which means that they do not have mutual forces of attraction or repulsion existing between them. Which means that they do not have mutual forces of attraction or repulsion existing between them. Okay. Next, the pressure of gas is due to heats. The pressure of gas is due to heats recorded by gas molecules. Heats recorded by gas molecules on the walls of the container per unit area. On the walls of the container per unit area. सर रिकॉर्डेड बाय के बाद एक बार फिर बोल दीजिए। Okay, ठीक है, recorded by the gas molecules on the walls of the container per unit area. ठीक है, the pressure of gas is due to the heats recorded by gas molecules on the walls of the container per unit area. मतलब Okay, sir. प्रेशर किसकी वजह से होता है बच्चों? फोर्स की वजह, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो जब मॉलिक्यूल्स गैस के आपस में वॉल से, कंटेनर जो है उसकी वॉल से टकराएंगे तो उसमें क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स। अब अगर वो जो फोर्स है उसको अगर हम पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करें तो दैट विल बी प्रेशर ड्यू टू गैसियस मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, since the gas molecules do not have any specific attraction or repulsion, since the gas molecules do not have a specific attraction or repulsion for a particular direction, they exert pressure equally in all directions. ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन are experienced equally from all directions. Therefore, the pressure exerted due to the collision of gaseous molecules is equal in all directions. Next postulate. सर ये वाला रिपीट कर दीजिए एक बार। All right. Since the gas molecules do not have, since the gas molecules do not have any specific attraction or repulsion for a particular direction,
they exert pressure equally in all directions. They exert pressure equally in all directions. Okay, and the last postulate is the average kinetic energy of gas molecules. The average kinetic energy of gas molecules is directly proportional to the Kelvin temperature. Is directly proportional to the Kelvin temperature. Okay, मतलब जैसे जैसे हम केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स विल आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा. ठीक है, सो दिस इज द postulates of kinetic molecular theory of gases. Next heading is deviation of gases from ideal gas behavior. Deviation of gases from ideal gas behavior. ठीक है. So children, so far we have studied Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law, Avogadro's law, ठीक है, Graham's law of diffusion and ideal gas equations. All these gas equations are applicable by assuming that the gas is ideal in nature. But we know that in practical, there is no any known gas which is completely ideal in nature, because to some extent these gases deviate in terms of their pressure or volume. That is, they do not completely obey ideal gas equation PV equals nRT. कोई भी गैस आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT को परफेक्टली ओबे नहीं करती, and therefore these gases are compressible to some or large extent. ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था कि आइडियल गैसेस वो गैसेस हैं जिनमें पार्टिकल्स के बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा या जीरो होगा. दैट मीन्स दे आर फ्री फ्रॉम द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन. इसलिए उनमें लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होता है. लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होगा तो हम उनको कंप्रेस कर सकते थे. ठीक है, लेकिन जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है इसके सभी पोस्टुलेट्स आइडियल गैसेस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए. देयर आर मेनी गैसेस विच डू नॉट ओबे द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीटली. Such gases which do not obey ideal gas equation at all conditions of temperature and pressure are known as real gases. In practical, all the gases are real in nature. ठीक है, क्यों रियल है? क्योंकि वे आइडियल गैस इक्वेशन को कंप्लीटली फॉलो नहीं करती. So write down definition of real gases. A real gas may be defined as a gas which does not follow ideal gas behavior. A real gas may be defined as a gas which does not follow ideal gas behavior under all conditions of temperature and pressure. Means to some extent, to some pressure or to some extent of temperature, they follow ideal gas behavior. But when these conditions of temperature and pressures are increased too much or decreased too much, they do not follow ideal gas equation. They deviate from ideal gas behavior and behave as real gas.
Okay, so children, let us study these सर एक बार रिपीट कर दीजिए। लिखना आपको सिर्फ कितना था बेटा? A real gas may be defined as a gas which does not follow ideal gas behavior under all conditions of temperature and pressure. सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है? A real gas may be defined as a gas which does not follow ideal gas behavior under all conditions of temperature and pressure. Okay, so let's study the deviation in real gases, how these real gases deviate from ideal gas behavior. So first आप हेडिंग डाल दीजिए स्टडी ऑफ डेविएशन, और इसमें फर्स्ट केस डेविएशन विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर। स्टडी ऑफ डेविएशन हेडिंग डाल दीजिए, और इसमें पहला केस लिख दीजिए डेविएशन विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर। ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ आइसोथर्म्स अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के हिसाब से ग्राफ बनाइए। ये ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? किसके बीच में बनेगा? प्रेशर के बीच में और वॉल्यूम ऑफ गैस के बीच में। ठीक है, प्रेशर के बीच में और वॉल्यूम ऑफ गैस के बीच में। एक सेकंड। ओके, अब देखिए यहां से मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं आइडियल गैस को। ये आइडियल गैस के लिए हो गया, और ये मान लीजिए रियल गैस का बिहेवियर हो गया। ठीक, रियल गैस को एक बोल्ड लाइन से आप पूरा कंप्लीट लाइन से बनाइए, और आइडियल गैस को डॉटेड लाइन से बना दीजिए। बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस इज शोन बाय डॉटेड लाइन, whereas behavior of real gas is shown by bold line। ये हो गई रियल गैस, ठीक है, और ये हो गई आइडियल गैस। अब देखिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि when the pressure is high, when the pressure is high, which out of ideal gas and real gas will have lower volume। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो किसका वॉल्यूम कम होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, देखिए आइडियल गैसेस में हम क्या बोलते हैं कि उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब उसमें लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं। लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं, इसका मतलब वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होंगी। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पास पास में आ सकते हैं। सो एट हायर प्रेशर द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ आइडियल गैस शुड बी मोर एंड देयरफॉर इट्स वॉल्यूम शुड बी लेस। इसलिए आइडियल गैस का जो ग्राफ है वो लेफ्ट साइड में आएगा, जबकि रियल गैसेस में क्या होता है, टू सम एक्सटेंट देयर आर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन आल्सो in the molecule. So when they are pressed, the molecules will not come much closer beyond a limit. Therefore, the volume of real gases at high pressure will be little more than that of ideal gas, and hence the graph of real gas will be towards right hand side as compared to ideal gas. But at lower pressure, when the pressure is low, we can see that both the graphs almost coincide। ठीक है, लो प्रेशर पे दोनों गैसेस क्या करिए, आइडियल गैस और रियल गैसेस दोनों का कॉमन पॉइंट हो रहा है वॉल्यूम का। इसका मतलब क्या है, दे आर कोइंसाइडिंग एट लो प्रेशर। दिस मीन्स दैट अ रियल गैस may behave ideally at low pressures, but it deviates from ideal gas behavior at high pressure। ठीक है, हायर प्रेशर पे रियल गैस का डेविएशन आइडियल गैस से ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब एट लो प्रेशर देयर इज नेग्लिजिबल डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, दैट मीन्स बोथ कैन हैव सेम कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है,
and thus the gas, real gas and ideal gas both can be liquefied at lower pressure. But at higher pressure, what is happening? Ideal gas is more compressible and real gas is less compressible. So at high pressure, it is much difficult to liquefy a gas as compared to ideal gas. हाई प्रेशर पे आइडियल गैसेस को लिक्विफाई करना आसान है, ठीक है, जबकि रियल गैसेस को लिक्विफाई करना डिफिकल्ट है। जबकि लो प्रेशर पे रियल गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? आइडियल गैस के बराबर होगी, दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए लो प्रेशर पे हम गैसेस को लिक्विफाई करना आसान होगा। द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, ये कितना डेविएशन होगा आइडियल गैस और रियल गैस के ग्राफ के बीच में? द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर is known as compressibility factor, or it is understood in terms of compressibility factor, which is represented by symbol Z. ठीक है, the extent of deviation कितना होगा? देखिए इसमें extent of deviation between ideal gas and real gas is represented by symbol Z, which is known as compressibility factor. Compressibility factor is represented by symbol Z, and this will be equal to ideal gas equation क्या है? PV is equal to nRT, or you can write PV upon nRT. So compressibility factor Z is defined as the ratio of PV upon nRT. आइडियल गैस बिहेवियर क्या होता है? PV equals nRT. अब अगर हम PV को nRT को इस साइड ले आए, PV upon nRT, then the constant would be known as compressibility factor. ठीक है, for ideal gases Z is equal to 1, ठीक है, but for real gases Z is not equal to 1. It will be either greater than 1 or it will be lesser than 1. ठीक है, अब Z equals 1 इसका मतलब क्या है कि the product of pressure and volume and nRT both are same, ठीक है, इसलिए PV will be equal to nRT. PV जितना है और nRT की वैल्यू जो है, both are equal values, दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1. So for ideal gases, PV and nRT both are equal. For real gases, PV and nRT are not equal. When PV is less and nRT is more, in that case, Z will be less than 1. Z will be less than 1 when nRT is having more value than PV. And Z is greater than 1 when PV has greater value than nRT. ऊपर वाला न्यूमरेटर जब बड़ा होगा तो Z की वैल्यू मोर देन 1 आएगी, न्यूमरेटर की वैल्यू अगर कम होगी नीचे से तो Z की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ठीक है चिल्ड्रन, अभी इसको टाइम भी हो गया, मेरा मार्कर भी आज थोड़ा सा उसकी इंक खत्म हो गई है, इसलिए अब हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास है, टाइम इज ओवर, सो कम बैक टू द क्लास। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। If you have any doubt in understanding of these concepts, you can ask freely.